हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आरकेपीवी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर ऑनलाइन क्लासों में साथियों आपका हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों, कल हमने चर्चा की थी पिछले वीडियोज़ में 7 एकांकियों में से चौथी एकांकी ममता का विष, उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। तो अभी हम चलते हैं 7 एकांकियों में से 4 एकांकी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम चर्चा करेंगे आपको 5वीं एकांकी जो कि कालपुरुष और अजंता की नर्तकी है। देखेंगे आप 5वें नंबर की एकांकी। इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, एकांकी का नाम है बच्चों कालपुरुष और अजंता की नर्तकी। तो बच्चों, हम ये समझेंगे अभी कालपुरुष और अजंता की नर्तकी, ये दोनों चीजें क्या हैं। कालपुरुष किसे कहा गया है, अजंता की नर्तकी किसे कहा गया है एकांकी में। तो एकांकी का नाम जो है ना, यानी शीर्षक जो है कालपुरुष और अजंता की नर्तकी लेखक ने क्यों रखा, इसका क्या औचित्य है। तो साथी देखेंगे, कालपुरुष कहा गया है अनूप को, जो कि इसका मुख्य पात्र है बच्चों। पहले भी हमने बताया हुआ है स्टार्टिंग में, पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, उसमें अनूप के बारे में, प्रभा के बारे में, मुख्य पात्र गौड़ पात्रों के बारे में चर्चा की है मैंने, तो आप देखेंगे उसमें। अभी इसमें कालपुरुष किसको कहा गया है, अनूप को, ठीक है। और अजंता की नर्तकी कहा गया है बच्चों प्रभा, जो कि अनूप की पत्नी है। अनूप की पत्नी। तो बच्चों, प्रभा जो अनूप की पत्नी है, ये बहुत ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, इसलिए अनूप ने इसको प्यार से अजंता की नर्तकी नाम रख दिया है और अजंता की नर्तकी नाम से ही वो उसे संबोधित करता है। और ये जो प्रभा है, ये अनूप को कालपुरुष कह करके संबोधित करती है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे एकांकी में कालपुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक क्यों रखा गया है। ओके, अब हम चलते हैं, जैसा कि इनके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों क्या पूछा जा रहा है आपको, देखेंगे आगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न फर्स्ट नंबर का, एकांकी के तत्वों के आधार पर एकांकी के तत्वों के आधार पर कालपुरुष और अजंता की नर्तकी अजंता की नर्तकी एकांकी की समीक्षा कीजिए।
की समीक्षा कीजिए। तो आगे देखेंगे साथियों, इसमें जैसा कि आपको तत्व पूछे गए हैं, तत्वों के आधार पर आपको बताना है कि कालपुरुष और अनिता की नर्तकी एकांकी की समीक्षा आपको पूछी गई है। ठीक है, तो अभी आप तत्वों की बात करेंगे। देखा जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन में बच्चों कोई सी भी एकांकी हो, जहां तत्व की बात आती है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी आपका चैप्टर हो, तो प्रत्येक क्वेश्चन में जब तत्व की बात आती है तो तत्व लगभग सेम ही होते हैं, 5-6 पॉइंट होते हैं बच्चों। तो तत्वों में कोई फेरबदल नहीं होता है, तत्व सेम ही होते हैं हर क्वेश्चन के। तो तत्वों का विशेष ध्यान ये रखा जाएगा कि किसी भी एकांकी से या किसी भी चैप्टर से आपके अगर तत्व पूछे जाते हैं, तो अगर आपने एक क्वेश्चन के तत्व रिपीट कर लिए हैं तो उनके नाम तो वो ही रहेंगे, बाकी का जो इंटरनल मैटर है, जो अंदर का मैटर है एकांकी से संबंधित या किसी चैप्टर से संबंधित, वो चेंज हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखेंगे आंसर नंबर 1। तो सामान्य विवेचन, एकांकी की समीक्षा, इसके बाद वाला पॉइंट आएगा एकांकी की समीक्षा। उसके बाद में आएंगे साथियों पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, कथानक या कथोपकथन एक ही बात होती है, चाहे कथानक बोल दो चाहे कथोपकथन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कथानक। पॉइंट नंबर 2, कथा वस्तु या कथानक एक ही बात होती है बच्चों, चाहे तो आप कथा वस्तु बोले या कथानक बोले, एक ही बात है। पात्र और चरित्रण, पात्र और चरित्र चित्रण, पॉइंट नंबर 3, संवाद अथवा कथोपकथन। सॉरी, यहाँ प्रश्न में जो आपको बताया था कथानक और कथा वस्तु एक ही बात होती है, और संवाद और कथोपकथन ये इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ये भी एक ही बात होती है, चाहे संवाद कह लो या कथोपकथन। कथोपकथन या आप संवाद बोले, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। पॉइंट नंबर 4 पर चलेंगे, तो वही देश काल और वातावरण, देश काल और वातावरण। पॉइंट नंबर 5, भाषा शैली, भाषा शैली यानी कौन सी भाषा युग में आई है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है लेखक ने। और पॉइंट नंबर 6, उद्देश्य, और आगे है आपका निष्कर्ष। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में जहां तत्वों की बात आती है, तत्वों के आधार पर कुछ पूछा जाता है, तो तत्व जैसा कि मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में सेम ही होते हैं,
वही स्टार्टिंग कथा वस्तु से होती है, फिर पात्र और चरित्र चित्रण होते हैं, फिर कथोपकथन या संवाद होता है, उसके बाद देश काल और वातावरण होता है, उसके बाद भाषा शैली पूछी जाती है और उसके बाद उद्देश्य, फिर निष्कर्ष। तो प्रत्येक क्वेश्चन का पॉइंट सेम ही होते हैं, लेकिन इंटरनल मैटर जो भी है वो चेंज होता है, उसकी एकांकी है या जो भी मैटर है उससे संबंधित अलग से मैटर होता है। तो बच्चों समझ लेंगे आप इसको। तो हम बात करते हैं अभी पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले चलते हैं सामान्य विवेचन। तो सामान्य विवेचन मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, लेकिन दोबारा से और देख लेते हैं इसको वापस। तो बच्चों बात करेंगे सामान्य विवेचन की। श्री लक्ष्मी नारायण लाल का हिंदी एकांकीकारों में विशिष्ट स्थान है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। श्री लाल ने अपने एकांकियों के कथानक जीवन के विशेष क्षणों से चुने हैं। ये किसी एक ही घटना चित्र को प्रस्तुत करते हैं। इनकी एकांकियाँ सभी प्रकार की हैं, जिनमें ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, हास्य प्रधान तथा प्रतीकात्मक हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, ये तो इनका सामान्य विवेचन था कि एकांकीकार जो हमारे हैं ना लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने किस किस क्षेत्र में अपनी एकांकियों को प्रस्तुति दी है, जैसे कि ऐतिहासिक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हास्यप्रद के क्षेत्र में और प्रतीकात्मक क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में से संबंधित इन्होंने एकांकियों की रचना की है। तो बच्चों आगे देखेंगे हम कथा वस्तु या कथानक। तो लक्ष्मी नारायण लाल काल पुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक एकांकी का कथानक ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है। बच्चों जैसे ही हम काल पुरुष या अजंता की नर्तकी बोलते हैं तो हमारे मन में तुरंत ही ऐतिहासिकता की बात आती है, क्योंकि अजंता की नर्तकी ये ऐतिहासिक बात है और काल पुरुष ये भी इतिहास से संबंधित है। तो हमारे मन में तुरंत ही पॉइंट आता है कि कहीं इतिहास की बात, ऐतिहासिक बात तो स्टार्ट होने नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, एकांकी में ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे आप। तो इसमें जो है ना, किंतु प्रतीकात्मकता की दृष्टि से यह समकालीन परिवेश से एकदम जुड़ा हुआ है। इस एकांकी में काल पुरुष का प्रतीक एकांकी का मुख्य पात्र अनूप है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जो अकाउंट्स का ऑफिसर है, अकाउंट्स का काम करता है बच्चों। कौन? अनूप। अनूप जो है ना ये अकाउंट्स का काम करता है। और अजंता की नर्तकी का प्रतीक अनूप की पत्नी प्रभा है, जो अपूर्व सुंदरी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। पूर्व में ऐसी सुंदरता नहीं देखी गई है, इसलिए बच्चों उसको अपूर्व सुंदरी बताया गया है प्रभा को। उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर ही अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहकर संबोधित करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजंता की नर्तकी प्रभा को क्यों कहा जाता, क्योंकि वो अपूर्व सुंदरी है और उसके सौंदर्य से के प्रति आकर्षित होकर ही अनूप उसे अजंता की नर्तकी नाम से संबोधित करता है। लेखक ने इस एकांकी के शीर्षक को यथार्थ रूप से चित्रित किया है तथा ऐतिहासिकता को वर्तमान के संदर्भ से जोड़ा है। ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार अजंता की नर्तकी के नृत्य पर आसक्त राजा उसके द्वारा नृत्य में जरा सी भी चूक किए जाने पर वह उसे दंडित कर देता था। जो ऐतिहासिक तथ्य है बेटा इसका बच्चों, ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार जो है ना अजंता की नर्तकी जो थी, वो नर्तकी मतलब नृत्य करने वाली, उस पर आसक्त हुए जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा नृत्य में जरा सी भी चूक किए जाने पर वह उसे दंडित कर देता था। प्रस्तुत एकांकी में भी लेखक ने इसी स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। एकांकी का प्रमुख पात्र अनूप भी अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी प्रभा के बारे में यह जानकर कि जब वह इंटरमीडिएट में पढ़ती थी
तब एक बार अपने सहपाठी हजारी लाल के साथ 3 दिन तक बाहर रही थी, जिसकी चर्चा आप पहले भी कर चुके हैं। उसके प्रति कुंठित होकर उसको पीड़ा पहुंचाता है कौन? अनूप। प्रभा को कुंठा भाव से उसको पीड़ा पहुंचाता है, जिसे प्रभा सहन नहीं कर पाती है और घर छोड़ने का मन बना लेती है। घर का नौकर चंदू घर का नौकर है बच्चों, जब अनूप से कहता है कि बहू रानी चली जा रही हैं, रोकिए उन्हें। यह सुनकर अनूप की कुंठा और भी बढ़ जाती है तथा वह चंदू से कहता है कि तो क्या करूं, कदमों पर जा गिरूं क्या? इस बात को प्रभा सुन लेती है और अनूप से कहती है कि तुम क्या गिरोगे कदमों पर, तुम तो काल पुरुष हो, नर्तकी तो मैं हूँ, तुम चाहो जो करो, चरणों पर मैं गिरूं, यही तो तुम्हारी कला और संस्कृति है ना। इस तरह से प्रभा ने उसको जवाब दिया, किसको? अनूप को, क्योंकि काल पुरुष हमेशा अपने अंगुलियों पर सबको नचा सकता है, इसलिए उसने कहा मैं तो नर्तकी हूँ, मैं तो आपके इशारों पर नाचने वाली हूँ, मेरा क्या है, मैं ही आपके चरणों पर गिरूंगी, तुम क्यों गिरोगे? ऐसा कहकर उसने अब यहाँ की जो हमारी भारतीय संस्कृति और कला को दोनों को ही दुत्कारा है। एकांकीकार ने अत्यंत कुशलता के साथ अपने कथानक का विकास किया है। कथानक विकास में घटनाओं की अपेक्षा भावना का ही आधिक्य है। इसमें पति का प्रेम पत्नी के प्रति प्रेम भाव जितना चरमोत्कर्ष के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उतना ही घटनाक्रम में वही प्रेम परस्पर में कुंठित होता हुआ दिखलाई देता है। जैसे वो एक दूसरे से टूट के प्रेम करते हैं और बच्चों उसी तरह से वो आपस में एक दूसरे की भावनाओं के प्रति कुंठित भी रहते हैं। कथानक के मध्य में अनूप की माँ के चित्र प्रसंग एवं अतिथि रूप में आए हुए मुनि के प्रसंग के द्वारा, मुनि कौन है बच्चों? ये अनूप का मित्र है जो अतिथि के रूप में आया हुआ है घर पे। तो मुनि के प्रसंग के द्वारा पुरानी स्मृतियों एवं घटना को जगाया गया है। कथानक की चरम सीमा अवसादपूर्ण अंत में छिपी हुई है। कथानक का अंत आत्मग्लानि से होता है। अनूप और उसके द्वारा अतिथि रूप में बुलाए गए मुनि को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। इस प्रकार आलोच्य एकांकी कथानक की दृष्टि से एक सफल एकांकी है। इसका कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर होते हुए भी वर्तमान सामाजिक स्थिति पर आधारित रोचक, आकर्षक, मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद और मर्म स्पर्शता से युक्त है। साथियों, तो ये तो बात हो गई बच्चों एकांकी के कथानक की, पहले पॉइंट की। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2, पात्र और चरित्र चित्रण। तो पात्रों के बारे में हमने स्टार्टिंग में पिछले वीडियो में चर्चा की है। पात्र वही रहेंगे, मुख्य पात्र और गौड़ पात्र। तो उनकी चर्चा हम आगे करते हैं। उनका चरित्र चित्रण क्या रहा है। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी चरित्र चित्रण प्रधान है। इसमें मुख्य पात्र अनूप और उसकी पत्नी प्रभा है। शेष चंदू और मुनि गौड़ पात्र हैं। एकांकी का अधिकांश कथानक इन दोनों के वार्तालाप का ही है, इसलिए इनके चरित्र को उभारने के लिए लेखक ने कोई प्रयास नहीं किया है। उनके परस्पर हुए वार्तालाप के प्रसंग में अनूप व प्रभा का चरित्र स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो गौड़ पात्र हैं चंदू और मुनि, उनका लेखक ने बार बार उनके चरित्र का विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन अनूप और प्रभा इन दोनों के वार्तालाप को, इनके चरित्र को
एकांकी में पूर्ण रूप से विकसित बताया हुआ है। तो आगे देखेंगे, अनूप इस एकांकी का नायक होते हुए भी उसके चरित्र में सबलता के साथ साथ निर्बलता का भी भाव समाया हुआ है। वह स्नेही पति होते हुए भी वहमी व्यक्ति है। वह अपनी अपूर्व सुंदरी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसके प्यार में सहज समर्पण दृष्टिगत होता है, किंतु जब उसे प्रभा के अध्ययन काल की एक छोटी सी घटना का पता चलता है बच्चों, तो उसका मन वहम का शिकार हो जाता है, मन में शंका हो जाती है उसके। अनूप अपने अतीत की स्मृतियों से कुंठित, यथार्थबोधक तथा दया भाव से युक्त है। अतीत की स्मृतियों से कुंठित है, यथार्थबोधक है और दया भाव से युक्त भी है। इसी प्रकार प्रभा का चरित्र भी स्पष्ट रूप से चित्रित हुआ है बच्चों। वह पति अनुरागिनी, श्रद्धा भाव से पूरित, माँ का महत्व समझने वाली, स्पष्टवादिनी, स्वाभिमानी और साहसी नारी है बच्चों। वस्तुतः प्रभा का चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी के गुणों से पूरित है। इस तरह पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी मानी गई है। तो बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे थे पात्र और चरित्र चित्रण की। तो अभी हम बात करते हैं संवाद अथवा आपका तीसरा पॉइंट, कथोपकथन भी कह सकते हैं या संवाद भी इसको कह सकते हैं। तो कथोपकथन संवाद क्या होता है? आपसी वार्तालाप होता है जो दो पात्रों के बीच में या तीन पात्रों के बीच में हो सकता है। तो आगे देखेंगे कि इनका संवाद और कथोपकथन किस प्रकार हुआ बच्चों। आगे हम बात करते हैं संवाद की। तो एकांकी का संबंध अभिनेता एवं रंगमंच से रहता है। इस कारण इसमें सब कथ्य पात्रों से ही कहलवाए जाते हैं। पात्रों के कथनों से कथानक आगे बढ़ता है, चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। इस एकांकी में अनूप के कथन अपनी पूर्व स्मृतियों के अनुरूप उसी रूप में है जिसे वह भूलकर वर्तमान में जीना चाहता है। भूलकर वर्तमान में जीना चाहता है, पूर्व की स्मृतियों को भुला देना चाहता है। अनूप के कथन से उसके जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है। एकांकी के संवाद छोटे छोटे स्वाभाविक होने चाहिए। प्रस्तुत एकांकी के संवाद रोचक, छोटे छोटे, स्वाभाविक, कथा को गति देने वाले, चरित्र की व्यंजना करने वाले और वातावरण की रचना करने वाले हैं। उदाहरण के रूप में आप एक संवाद देख लीजिए बच्चों। जैसे कि अनूप बोल रहा है, प्रभा प्रभा इस तरह क्यों बैठी हो, बोलो ना क्या बात है। प्रभा देख कर रह जाती है। फिर अनूप दोबारा से, आओ चलो यहाँ से, यहाँ क्या कर रही हो। प्रभा कुछ सुन रही हूँ। अनूप क्या। प्रभा बोलती है कुछ देख रही हूँ, अनुभूति भी कर रही हूँ। अनूप क्या, कैसी बातें कर रही हो। प्रभा हंस पड़ती है, तुम्हारा वह दोस्त जो 3 दिनों के बाद आज यहाँ से विदा हुआ है, उसकी और तुम्हारी की हुई सारी बातें इस कमरे में गूंज रही हैं। तुमने ठीक ही सिद्ध किया, वह भी ठीक ही समझ रहा था, मेरे आंचल में दाग है। अनूप प्रभा मत बोलो इस तरह, यह सब तुम कह रही हो, बहुत बुरी बात है। प्रभा जी हाँ बुरी बात है, यह सरासर पाप है। कोई लड़की किसी लड़के के संग कहीं चली जाए, यह बुरी बात तो है ही, इसकी कहीं माफी है। इस प्रकार आलोच्य एकांकी संवाद अथवा कथोपकथन की दृष्टि से अत्यंत सफल है। इसके संवाद पात्र और प्रसंग के अनुकूल, सरल, रोचक,
मर्मस्पर्शी, सजीव और स्वाभाविक तथा भावपूर्ण है बच्चों। अभी आपने समझ लिया होगा कि अनूप और प्रभा में आपसी वार्तालाप किस प्रकार हुआ है। और आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं, बात करेंगे चौथे पॉइंट की, देश काल और वातावरण। तो देश काल और वातावरण में क्या बताया है बच्चों, देखेंगे आगे। इसमें जो है आलोच्य एकांकी प्रतीकात्मक एकांकी है। इसमें ऐतिहासिक तथ्य को वर्तमान संदर्भ में घटित किया गया है। अतः लेखक ने शीर्षक के अनुरूप देश काल और वातावरण का इस एकांकी में सृजन किया है। साथियों, एकांकी के मुख्य पात्र अनूप को काल पुरुष के रूप में तथा अनूप की पत्नी को अजंता की नर्तकी के अनुरूप चित्रित करके वर्तमान सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो इसमें पात्रों का व्यवहार, शिष्टाचार और आचरण पूर्णता प्रसंगानुकूल है। अतः देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी यह एक सफल एकांकी है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे इसका देश काल और वातावरण, इसकी दृष्टि से भी ये एकांकी सफल एकांकी है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, भाषा शैली की। तो भाषा शैली में देखेंगे बच्चों, इसमें कौन सी भाषाएं लेखक ने कौन सी भाषाओं में चित्रित किया है इसको। तो भाषा शैली लेखक ने एकांकी में वर्तमान समाज के पढ़े लिखे किंतु अतीत की व्यथा से कुंठित वर्ग को चित्रित किया है। जैसा कि वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं किंतु अतीत की जो पिछली बातें हैं उनकी व्यथा से कुंठित वर्ग को यहाँ पर चित्रित किया गया है। अतः आलोच्य एकांकी में आम बोलचाल एवं अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा शैली सरल, सरस, प्रवासील, पात्रानुकूल एवं भावानुकूल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आम बोलचाल की भाषा अंग्रेजी मिश्रित और प्रवासील भावानुकूल है। मे आई कम इन सर, ऋतुराज, गंधर्वराज, पद्मपाणि, रेडी, बुद्धू आदि अंग्रेजी तत्सम देसी शब्दों से युक्त भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है बच्चों। तो कथानक को स्वाभाविक बनाने में सहायक हैं ये सारे शब्द। इस एकांकी में पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिससे संवादों में एक प्रवाह है, अभिव्यक्ति की अपनी विशेषता है। तो शैली की दृष्टि से इस एकांकी में प्रमुख रूप से भावात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग अन्य शैलियों के साथ हुआ है। तो मुख्य रूप से देखा जाए बच्चों, प्रमुख रूप से तो इसमें भावात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग अन्य शैलियों के साथ हुआ है। भावात्मक एवं प्रतीकात्मक शैली का एक उदाहरण देखेंगे बच्चों आगे। घबराओ नहीं, मैं पागल नहीं हो गई, मैं अजंता की नर्तकी हूँ ना, मैं कैसे पागल हो सकती हूँ, मुझे तो नाचना है ना। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी है। तो साथियों, आपने भाषा शैली के बारे में समझ गए होंगे आप कि भाषा शैली में लेखक ने कौन कौन सी भाषाएं, आम बोलचाल की भाषा, अंग्रेजी मिश्रित भाषा और भावात्मक और प्रतीकात्मक शैली भाषा का प्रयोग किया है। जो इसकी भाषा जो है ना आगे भावात्मक भी है और प्रभावशाली भी है और सरस और कोमल भी है। तो आगे देखेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 6, उद्देश्य। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? एकांकी के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, तो इसके उद्देश्य की चर्चा करते हैं साथियों। उद्देश्य में प्रत्येक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है बच्चों। इस एकांकी में भी
ये भी एक उद्देश्य प्रधान एकांकी है। इस एकांकी में एक ऐसी समस्या को उठाया गया है जो मन ही मन व्यक्ति को आंदोलित और पीड़ित करती है। वो कौन सी समस्या है आप समझ गए होंगे। कौन सी बात ऐसी है जो मन ही मन आंदोलित और पीड़ित करती है व्यक्ति को। एकांकी का नायक जो है ना अनूप अतीत की स्मृतियों से जूझकर हीन भावना का शिकार हो जाता है। वह अपनी प्रिय पत्नी प्रभा के अतीत को जानने का प्रयत्न करता है। देखा, ये आ गई वो समस्या जो अभी हम बताने वाले थे बच्चों। तो पत्नी प्रभा के अतीत को जानने का प्रयत्न कर रहा है, प्रभा को पीड़ा पहुंचाता है। एकांकीकार का उद्देश्य अनूप के कुंठित व्यक्तित्व और प्रभा की पीड़ा का वर्णन करने के साथ यह निर्दिष्ट करना भी रहा है कि अतीत की स्मृतियों में खोकर हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और शंका को मन पर सवार नहीं होने देना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो बीत गया सो बात गई। आगे देखेंगे, आपने समझ लिया होगा कि अनूप किस कुंठा से पीड़ित व्यक्ति है, कौन सी कुंठा उसने अपने व्यक्तित्व में पाल रखी है, यानी प्रभा के अतीत को वो जानने का प्रयत्न करता है कि पिछले टाइम अतीत में प्रभा के साथ क्या हुआ है, उसको जानने की कोशिश करता है। तो लेखक इसमें अनूप के कुंठित व्यक्तित्व को बता रहा है और प्रभा की पीड़ा का वर्णन इस एकांकी में किया गया है बच्चों। तो हम सब समझ गए होंगे कि लेखक ने हमें ये सीख दी है या ये संदेश दिया है कि जो भी अतीत की स्मृतियों में खोकर हीन भावना का शिकार हो जाता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने मन में शंका को सवाल नहीं होने देना चाहिए। इस एकांकी का यही उद्देश्य है बच्चों। तो आगे हम बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष में आपको आगे बताएंगे। इस प्रकार स्पष्ट निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं, आलोच्य एकांकी में एकांकी के सभी तत्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। रंगमंच या अभिनेता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह एक सफल एकांकी है बच्चों। संकलन त्रय की दृष्टि से एकांकी में कार्य संकलन, स्थान संकलन और समय संकलन, ये 3 संकलन दिए गए हैं। इन्हीं तीनों को संकलन त्रय कहा गया है बच्चों, जैसे कि कार्य, स्थान और समय। कार्य संकलन, स्थान संकलन और समय संकलन का पूरा ध्यान रखा गया है। अतः एकांकी के तत्वों के आधार पर यह एक सफल एकांकी है। तो बच्चों, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब आप समझ गए होंगे कि कालपुरुष और अजंता की नर्तकी इस एकांकी का नाम क्यों रखा गया है और क्या उद्देश्य है लेखक का, क्या बताना चाह रहा है। आपने पूरा वृत्तांत सुना है, समझा है, सभी तत्वों के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं।